स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। अ, जब भी पश्चिमी लोकतंत्रों से भारत के लोकतंत्र की तुलना की जाती थी, चाहे सोशल साइंटिस्ट करें, अन्य विद्वान करें या पत्रकार लोग करें, ज़हीन पत्रकार लोग करें, तो लोगों को हमेशा लगता था कि अभी एक परिपक्व और गहन लोकतंत्र में एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर भारतीय लोकतंत्र को काफ़ी कुछ हासिल करना है, काफ़ी आगे बढ़ना है। इसमें कमियाँ हैं, बहुत सी कमियाँ हैं और इस बात को सभी लोग मानते थे। लेकिन साथ में ये बात भी कही जाती थी कि इस लोकतंत्र में कमियां तो हैं, लेकिन एक इसमें ऐसी खूबी है कि इसमें नियमित रूप से चुनाव होते हैं, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है, बिना किसी लफड़े के, बिना किसी झगड़े के। और धीरे-धीरे चुनावों की प्रक्रिया भी अब उसमें बेईमानी की संभावनाएं बहुत ना के बराबर रह गई हैं, बूथ कैप्चरिंग की संभावनाएं ना के बराबर रह गई हैं। चुनाव काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगा है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है। और ये एक सबसे बड़ी खूबी इस लोकतंत्र की मानी जाती थी। इस लोकतंत्र में कई खामियाँ थीं, लेकिन चुनाव के सवाल पे लगातार सुधार हो रहा था। इतना सुधार हो रहा था कि चुनाव आयोग की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़ गई थी। भारत को बुलाया जाता था दूसरे देशों में अच्छा चुनाव कैसे कराया जाए इसकी ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को बुलाया जाता था। तो ये सब हो रहा था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है और ये देख के बड़ा अफ़सोस होता है। स्थिति पलट गई है कि आम तौर पे सब लोग कहते हैं, साधारण व्यक्ति जो राजनीति में बहुत ज़्यादा गहराई में जाके नहीं सोचता राजनीति के बारे में और जो जानकार वो लोग हैं वो तो कहते ही हैं, भाई आप कोई भी आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी भी करप्शन का भंडाफोड़ कर दीजिए, कितनी भी आपको एंटी इनकम्बेंसी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसने जीत का सारा बंदोबस्त कर लिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भई ऐसा कुछ इंतजाम कर लिया है कि इनको हराया जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अंततः चुनाव वो ही जीत जाएँगे। अच्छा, इस तरह की भावना जब लोगों के बीच में बन जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था, जिसे चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है, चुनाव आयोग और उसके साथ जुड़ी हुई और भी जो पूरा बंदोबस्त है, वो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़्ड हो गया है। पूरी तरीके से वो एक पार्टी, एक विचारधारा, एक सरकार, उसके पक्ष में चला गया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो जिससे विपक्ष को चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक है। आम तौर पे लोग भी सारे विपक्ष ही नहीं, तमाम लोग भी चिंतित हैं जो चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। तो विपक्ष के बहुत सी पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में यही कहा गया है कि हम ये बात आपके विचार के लिए छोड़े जाते हैं, पत्र यहाँ खत्म होता है, कि हम आपके पास ये विचार के लिए बात छोड़े जाते हैं। आप सोचिए कि जब संस्थाएँ ही पूरी तरीके से कब संस्थाओं पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा, वो कैप्चर हो जाएँगी, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएँगी संस्थाएँ, तो फिर लोकतंत्र में बचेगा क्या? लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, सोच के बताइए, मतलब ऐसा लगता है कि इस पत्र के लिखने के बाद वो एक पत्र और लिखेंगे रिमाइंडर का और कहेंगे कि आप बताइए आपने क्या सोचा? पिछले पत्र में तुम्हारी आखिरी लाइन ये थी, ये सब बातें हम आपके विचार के लिए छोड़े जाते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश हमारे सोचें और जवाब दें उसका कि इसका क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। विरोध जी। ऐसा है अभिजीत की वो चिट्ठी जो लिखी है वो हुँ। लिखी तो मुख्य न्यायाधीश को है, जी, जी। लेकिन वो चिट्ठी जो है इट हुँ। एड्रेसेस इटसेल्फ टू द एंटायर कोर्ट थ्रू हाँ, द चीफ एब्सोल्यूट। जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ। और उसमें ये कहा गया है कि एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हुँ, उसको चिट्ठी लिख रहा है विपक्ष। हुँ, हुँ, इसका एक मुख्य मकसद ये है कि ये बता दें देश को कि इंडिया अलायंस अभी भी एकजुट है इस मुद्दे हुँ, पर। हुँ, इसमें हमें मल्लिकार्जुन खड़गे की हस्ताक्षर हैं, ममता बनर्जी के हैं और तिरुचि शिवा डीएमके है, उनके उनके हस्ताक्षर हैं और आम आदमी पार्टी के भी हस्ताक्षर हैं इसमें। हाँ। आम आदमी पार्टी के भी हस्ताक्षर हैं। हुँ, तो एक तो ये जो चिट्ठी है इस मुख्य मुद्दे पर हुँ, इंडिया अलायंस को एकजुट सा दिखाता है। हुँ, एक इसका पर्पस तो ये है। दूसरा पर्पस ये है कि देश की सर्वोच्च अदालत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाया जाए हुँ, कि आप जो हैं एक वो इंस्टीट्यूशन है हुँ, जो हमारे देश में
कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को इंटरप्रेट करके बताती है कि सही काम हो रहा है, आइन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये आप बताते हैं। और ये कहा गया है बावजूद इसके कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जिस एसआईआर प्रोसेस के चलते ये चिट्ठी ट्रिगर हुई है, और ये चिट्ठी आधारित है एसआईआर प्रोसेस पे, जो कि मानते हैं विपक्ष के लोग कि वो अनुचित था, वो ईमानदार प्रोसेस नहीं था, उसमें बेईमानी की संभावना थी। और जो लोकतंत्र था, जो आपने बोला कि हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जिसकी बल्ले बल्ले होती थी दुनिया भर में, उस पे भी सवाल उठे कि क्या ये हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है वो सही में सच्ची स्वच्छ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। तो ये जवाब उन्होंने ये कहा कि भाई ये आप इस पे सोचिए, बावजूद इसके कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर इज वैलिड। पर सवाल ये नहीं था कि एसआईआर वैलिड है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो वैलिड थी, पर जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए वो करवाई गई थी, क्या वो उसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट थी, क्या वो ईमानदार प्रोसेस था? सवाल प्रोसेस की ईमानदारी पे था, एसआईआर की वैलिडिटी पे नहीं था। भाई वैलिडिटी तो एसआईआर भी इलेक्टोरल रोल्स को ठीक करना है, एक विराम के बाद उसको ठीक करना होता है, और उसके चलते ही हमारा लोकतंत्र जो है सुचारू रूप से चलेगा और सीधा सच्चा लोकतंत्र होगा वो हमारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो ये तो पहले कह चुके हैं एक बार। ये दूसरा, ये गेंद जो है दोबारा से उछाल के सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाली गई है, और उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए कि हम अपेक्षा करते हैं आपसे, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन। देखिए आज के दिन अब ये हो क्या रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन स्थापित हुए हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसको एक फोर्स प्रदान करने के लिए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं आज की सत्तारूढ़ दल ने कैप्चर कर लिए। और एसआईआर जिस इंस्टीट्यूशन ने करवाई, उस इंस्टीट्यूशन की कोई कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उसका एक एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज के मुकाबले की उसकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उसकी अहमियत है। और इसी सरकार ने इनकी उस अहमियत को घटाने की कोशिश की थी, और बहुत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो माजी में थे, उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा मत करो आप। तो इनकी जो पे स्केल भी घटाने वाले थे, इनका ओहदा भी घटाने वाले थे, जो आज के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और इनसे पहले वाले, तो उसको बचाया था फॉर्मर सीईसीज ने। तो जता रही है ऑपोजिशन इनको कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसने अपना काम सुचारू रूप से नहीं किया, बावजूद इसके कि इसका ओहदा आपके बराबर है। देखिए हर एक इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, और जब एक बार इलेक्शन मोड में चली जाती है सरकार, देश, तो फिर इनके प्रोसेस में बाधा नहीं डाली जाती, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कोर्ट में आप जाके अपनी अर्जी लगा सकते हैं, और आप गुहार लगा सकते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और एक लंबा प्रोसेस है, और जब तक ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट मिलती है जज को, सुप्रीम कोर्ट को, जब तक जो पेशेंट है वो मर चुका होता है मतलब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का कार्यकाल भी हो गया, और वो टर्म भी पूरी करके चला गया, अब जो इलेक्ट हुआ, और उसके बाद आप जजमेंट दे रहे हैं। तो ये जो हमारी इलेक्शन व्यवस्था में और हमारी कानून व्यवस्था में जो कमियां हैं, उसको उजागर करता हुआ ये चिट्ठी है। और ये चिट्ठी जो है बिना नाराज किए, ये प्रोवोकेटिव चिट्ठी नहीं है, ये चिट्ठी अंडरस्टेटेडली कोर्ट को याद करवा रही है कि आपकी दायित्व क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और जब ये सब हो रहा होता है तो कोर्ट्स को सुओ मोटू नोटिस लेकर इंटरवीन करना चाहिए कुछ व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन जो था उसने बेरहमी दिखाई एक तरह से, और एकतरफा उसने पक्षपात किया सत्तारूढ़ दल का। ये जनता मानती है, जानती है, और इस बात को उसके मन में घर कर गई ये बात। और अगर ये बात गलत भी है
कि पक्षपाती रवैया रहा इलेक्शन कमीशन का, और ये बात जनता के मन में घर कर गई है, तो इसको सुधारने का काम भी तो जुडिशरी का ही होगा, और किसका होगा? जब सरकार और इलेक्शन कमीशन में मिली भगत हो तो उसपे हस्तक्षेप कौन कर सकता है और उसपे रूलिंग कौन दे सकता है? केवल न्यायपाल का, केवल न्यायपाल का। और ये जो इलेक्शन है, ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है इलेक्शन के बाद, हम लोग जो हैं, हम वोट डालकर सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं, बदलते हैं, नई भी बनाते हैं। जब उसी में विघन पड़ रहा है, वही प्रोसेस जो है विशिएट हो रहा है, उसी में मिलावट हो रही है, तो जो जुडिशरी है, जो जिसको कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इंटरप्रिटेशन का वारिस बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कह सकती है कि ये इंटरप्रिटेशन ये कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जो है, दैट्स द बेसिक फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, उसमें जब आप फेर बदल कर उसमें हस्तक्षेप करते हो तो फिर सही जगह पे चिट्ठी लिखी गई है। अब देखना यह है कि जवाब क्या आता है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा का, जो अपना नाम भी पूरा नहीं लिखते, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत शर्मा का क्या जवाब आता है? क्या वो अकेले जवाब देते हैं या सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर जवाब देंगे, जो कोलिजियम भी बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, नए जजेस को अपॉइंट करने वाला कोलिजियम, या फिर फुल बेंच विल रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर? मैं ये समझता हूं कि इस लेटर को, अगर इसके जवाब को कोई अहमियत होनी है, तो दैट शुड कम फ्रॉम द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों अभय जी? इसलिए कि उसमें फिर डिसेंटिंग व्यू भी आ जाएंगे। वो जो मिले सुर तेरा हमारा नहीं होगा, वो जो सुर होंगे वो भारत की विविधता को प्रस्तुत करते हुए, रेखांकित करते हुए वो सुर होंगे। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर, जो भी उनका जवाब है। ये बताइए, आप ये नहीं कहा, हाँ, और ये नहीं कहा कि ये इस लेटर को आप अपने विरोध में समझिए ना, हाँ, वो तो साफ है। उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है, हाँ, ये लेटर इज इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल इन दिस कंट्री। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक रीडिंग की है उस लेटर की। मैं ये जानना चाहता हूं, भारत के विपक्ष ने, और एक पार्टी ने नहीं बल्कि विपक्ष के एक बहुत बड़े हिस्से ने, लगभग जो विपक्ष है, पूरा का पूरा विपक्ष है, क्या कभी उसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या सर्वोच्च जुडिशरी को ऐसा कभी कोई पत्र आज से पहले लिखा है, या ये पहली बार लिखा गया है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस। एब्सोल्युटली एग्री सर, मैं केवल पूछ रहा हूं क्या कभी ये अनप्रेसिडेंटेड है? मैं कैन नॉट इजीली रिकॉल कि ऐसी कोई चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, चिट्ठी, सवाल क्या है, चिट्ठी, इस चिट्ठी को क्या याचिका मान लेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट क्या इस चिट्ठी को ये मान लेगा कि उनके सामने एक लीगल एक्शन प्रेजेंट, लीगल प्रश्न प्रस्तुत किया गया है और उसका जवाब उनको देना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक तबका ये महसूस करता है कि आज के दिन भारत का लोकतंत्र जो है खतरे में, उसकी शान पे पट्टा लग सकता है कुछ कारणों से। देखिए, जब मैं नया सोशल साइंस सीख रहा था, तो प्रोफेसर रजनी कोठारी से बात करता था, प्रोफेसर धीरूभाई शेठ से बात करता था, तो कोठारी साहब ने मुझसे कहा कि देखो अभय, एक बार बातचीत में उनके घर में धूप में लॉन में बैठे हुए हम लोग बातचीत कर रहे थे और कॉफी पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अभय, लोकतंत्र जो है वो संस्थाओं के जरिए चलता है। बिल्कुल, हमें बात पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया तो इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पूरी बात मेरी समझ में आई। लोकतंत्र संस्थाओं के जरिए चलता है, तो सीधी बात है, हमें अगर नाराजगी होगी तो हमारे पास कई ऐसे मंच हैं जहां हम शिकायत कर सकते हैं। एक मंच पर नहीं सुनी जाएगी, हम उससे ऊंचे मंच पर शिकायत करेंगे, वहां भी नहीं सुनी जाएगी, हम उससे भी ऊंचे मंच पर शिकायत करेंगे। आज पहली बार पूरी जिंदगी राजनीति को देखने और एक तरह से एक एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट की भूमिका निभाने के बाद
मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं, मुझे लगता है इस देश में शिकायत करने के लिए मंच उपलब्ध नहीं रह गया। ये दूसरी बार हुआ है। हाँ, ये देखिए इमरजेंसी में जो हुआ था वो अलग था, वो अलग, उसकी इससे तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के दौरान अभय जी, हाँ, कानून के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। इट वाज हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो इमरजेंसी हाँ, लगाई गई थी। हाँ, वो उसके जो कारण थे, बहुत से लोग गलत मानते हैं, लेकिन आज भी इंदिरा गांधी के पक्षधर जिरा करते हैं कि कारण थे, सही कारण थे जिनके चलते ये इमरजेंसी लगाई गई। इतिहास जज करेगा, इतिहास जज कर भी चुका है कि क्या सही था क्या गलत था। लेकिन आज जो हो रहा है उसको अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंटरप्रेट करें तो आप तो लगेगा कि इंदिरा गांधी तो सही इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि आज के दिन सवाल पूछना भी राष्ट्र विरोधी हो गया है सरकार से। ये सच्चाई है। मैं समझता हूं विनोद जी, हालांकि ये लंबी चर्चा की मांग करती है आपकी बात। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो स्पष्ट थी सबके सामने, उसकी रूपरेखा साफ थी, उसमें किसी किस्म के भ्रम की गुंजाइश नहीं थी। वो एक ऐसी इमरजेंसी थी जो लगाई जा सकती थी और हटाई जा सकती थी। वो एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें हम मान लीजिए इमरजेंसी से नाराज हैं तो हम कचहरी पे जाके 2 नारे लगा सकते थे और हमको पकड़ के जेल भेज दिया जाता था। ऐसे हमारे जाने कितने मित्रों को भेजा गया, मुझे भी जेल भेजा गया, मेरे पिताजी को भी जेल भेजा गया, हम सब लोग जेल में रहे। मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी उस वक्त, पूरी इमरजेंसी में जेल काटी। मेरा कहना यह है कि आज स्थिति यह है कि मान लीजिए आप नाराज हो गए किसी बात से और आप कचहरी भी जाकर नारे लगाने लगे या किसी मंत्री घर के सामने नारे लगाने लगे, तो हो सकता है सरकार सोचे कि लगाने दो उसको नारे, क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। नारे लगाने से जनता की राय हमारे खिलाफ नहीं होती, अगर हो भी जाएगी तो हमारे खिलाफ, हम पे क्या असर पड़ता है। हमने सब मैनेज कर लिया है, प्रबंधित कर लिया है, सब किया है मैनेज। लेकिन हाँ। अभी एक हाईकोर्ट के जज ने ये रूलिंग भी दी है कि सरकार के खिलाफ देखिए वो अपवाद है, लगाना देखिए जो है, वो हमने पढ़ा है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, उस पर अच्छे संपादकीय भी लिखे गए हैं, लेकिन अपवाद है और अपवाद हमेशा नियम को ही साबित करता है। देखिए एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एक जज इस तरह की बात बोल सकता है, लेकिन जब तक जुडिशरी का ज्यादातर मिजाज ऐसा नहीं होगा, वन लार्क डजंट मेक ए समर। या दैट्स ट्रू, हाँ, वो बात सही है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ, हाँ, वो ठीक बात है। वो सेंटीमेंट जो है उसको ऐसी रूलिंग जिंदा रखती है। जगमोहन लाल सिन्हा की जो कोर्ट की जजमेंट थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो जुडिशरी का आज भी एक हाई पॉइंट माना जाता है कि एक इलेक्टेड चीफ प्राइम मिनिस्टर को अनसीट कर दिया उसकी सीट से। और मुख्य कारण क्या था जी, कि यशपाल कपूर नाम का एक व्यक्ति जो था, वो सरकारी कर्मचारी था, वो इंदिरा गांधी के प्रचार में कार्यरत पाया गया। वन रीजन उसको अनसीट करने का इंदिरा गांधी को ये था। आज के दिन तो पूरी की पूरी संस्थाएं जिनका काम इलेक्शन करवाना है या इलेक्शन की सैंक्टिटी को डिफेंड करना है, वो कार्यरत थे इलेक्शन जितवाने में। तो जमाना बदल गया और इसीलिए ये चैलेंज जुडिशरी को, देश की सबसे बड़ी जुडिशरी को एड्रेस करना पड़ेगा। और यही गुहार 24 विपक्षी पार्टियों ने लगाई है हमारी सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर। अच्छा, पहले तो मुझे ये लगा था, जब खबर मिली थी मुझे, मैं चर्चा आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि विपक्ष ऐसा पत्र लिखने वाला है, तो मुझे लगा कि विपक्ष उस पत्र में लिखेगा कि अगर आपने ये सब मामला ठीक करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप न किया, तब फिर हम लोगों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हम लोगों को एक तरह से लोकतंत्र के पक्ष में, मुझे लगा था, जो कह रहा हूं, लोकतंत्र के पक्ष में एक जिहाद करनी पड़ेगी, लोकतंत्र के पक्ष में एक धर्म युद्ध चलाना पड़ेगा हम लोगों को। मुझे लगा था कि विपक्ष ऐसी बात कह सकता है और ये देश में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, जो अघोषित निरंकुशता है, उसके खिलाफ एक लोकतांत्रिक समर्थक आंदोलन का एक आगाज भी होगा। लेकिन विपक्ष ने जो पत्र लिखा है उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और गेंद जो है ना, जो आपने ठीक कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दी गई है। अब हमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस गेंद के साथ करता क्या है, कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो उसकी पेशरफ्त होगी इस पे, अगर वो पेशरफ्त नहीं होगी,
अगर ये जो गुहार है, ये जो क्राई है, इट विल बी इन विल्डरनेस, इफ इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स, तो फिर विपक्ष के पास उसका सड़क पे उतरने का जो अगर ऑप्शन होगा और वो एक्सरसाइज करते हैं वो ऑप्शन को, तो वो सही माना जाएगा कि हम देश की हाईएस्ट कोर्ट के पास गए, हमारे को वहां भी सुनवाई नहीं मिली, तो हमने सोचा कि फिर ये केस हम जनता की अदालत में ले चले, और जनता की अदालत का जो रास्ता है वो सड़क से ही होके गुजरता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अकलमंदी से किया गया काम है। इसने दो ऑब्जेक्टिव, एक तो ये जताया है कोर्ट को कि आपकी अहमियत हम समझते हैं, आपकी कानून के तहत जो अहमियत है, हमारे आईन के तहत जो आपकी अहमियत है, हमारे संविधान के तहत जो आपकी अहमियत है, हम उसको समझते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं और इसीलिए आपके समक्ष आए हैं। और दूसरा कि हम सब मिलके इकट्ठा होके आए, हमारे में इसमें इस मुद्दे पर कोई मनमुटाव नहीं है। इस मुद्दे पे हमारे बीच में जो कि बताया जा रहा था और जचाया जा रहा था, और साथ साथ ये भी कहा है कि जब कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसे कुछ प्रकरण आते हैं, ऐसे कुछ क्राइसिस आता है, तो उसमें जो मीडिया का रोल होता है, वो मीडिया जो है हमारा ट्रेडिशनल मीडिया उसको बाखूबी निभा नहीं रहा है। वहां भी वो जनता के पक्ष में प्रचार कर रहा है। तो उन्होंने सब इंस्टीट्यूशंस को, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए हमको क्यों मिला हुआ है प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है? कोई कानून में तो लिखा नहीं हुआ है प्रेस फ्रीडम, वो तो हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम से डिराइव फ्रीडम है प्रेस को जो मिला हुआ है। बिल्कुल। जब जनता की आवाज ही, जनता की जो मिली जुली आवाज होती है, जनता की किसी भी मुद्दे पे आवाज एक जैसी नहीं होती, और इसलिए मैं दायित्व पड़ जाता है मीडिया पे कि उसको हर प्रकार की जो आवाज है उसको एक वाणी दें, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी कमेंट्रीज में, अपनी डिबेट्स में। वो नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट बाय द मीडिया, सरकार में पक्ष में बात करना नियम बन गया है मीडिया का, एक बड़े सेक्शन ऑफ मीडिया का। ये भी लिखा है इस पत्र में, इस पत्र में ये भी लिखा है। हाँ, वो लिखा है उसमें, तो वो भी जताया गया है। तो देखिए, इमरजेंसी में भी अभय जी, जब पेट्रियट ने खाली ब्लैंक पेजेस रखती है, जब इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक पेजेस रखती है, तो वो क्या कमेंट नहीं था? बिल्कुल, उससे बड़ा तो कोई कमेंट था ही नहीं। और अभी हाल ही में जब काला स्क्रीन छोड़ दिया किसी टीवी चैनल वाले ने, तो उसको तो सस्पेंड, उसका तो टेलीकास्ट सस्पेंड कर दिया था इन्होंने। तो ये लोग जो हीरो बने हैं इमरजेंसी रूल के कारण, और आज के दिन देश चला रहे हैं, ये वही इमरजेंसी के हीरो है ना। ये जी, इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थे उससे लड़ने से, जो उससे लड़कर जो हीरो बने थे, उनमें से ही आज के रोज है ना जो आज राज कर रहे हैं। उस जमाने से हम इनको जानते हैं, उनमें से कुछ टूट के अभी आज के दिन विपक्ष में है और कुछ सत्तारूढ़ दल में है, वो बात अलग है। हम ये कह रहे हैं कि ये अपना ही माजी भूल गए अपना भविष्य बनाने के चक्कर में, और यही लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ी बेईमानी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को रोकनी चाहिए। अपनी प्रेस्टीज के को इंटैक्ट रखने के चलते। तो आपका कयास क्या है विनोद जी, बताइए, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा? कयास क्या है? मुझे नहीं पता कि सूर्यकांत शर्मा क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पत्र तो सूर्यकांत शर्मा ने नहीं लिखा, सूर्यकांत शर्मा को गया है, लेकिन पढ़ा तो सभी जजों ने था होगा, सभी लोग जानते हैं इस पत्र के बारे में। चीफ जस्टिस साहब के जरिए तमाम और जजेस को रूबरू हुई है विपक्ष की पार्टियां, 24 पार्टियां, और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई साहब जो है वो और अपने ब्रदर जजेस से बात करेंगे। ये मुद्दा तो ही हैज टू डिस्कस विद हिज ब्रदर जजेस, और उसके बाद जो सार निकलता है, जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, ये फुल बेंच का रिस्पॉन्स आना चाहिए।
और ये रिस्पांस जो है फुल बेंच को ओपन कोर्ट में पढ़ना चाहिए। देखिए, जब जब सरकारें वीक रही हैं देश में, तब तब कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है। और इसीलिए उस वक्त एक बार अरुण जेटली ने कहा था ना, द tyranny of the unelected. Now we want to see the fairness of the unelected in the face of an all-powerful government. उससे सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिबिलिटी, उसका जो मुकाम है देश की जनता की नजरों में, जो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वो हासिल कर लेगी। और आज के दिन हिंदुस्तान को, उसकी जुडिशरी को, उसकी जनता को, उसकी पॉलिटी को, उसके रुआब को, उसके इंटरनेशनल रेपुटेशन को इस प्रोएक्टिविज्म की, कोर्ट के प्रोएक्टिविज्म की जरूरत है। We need a proactive court on this issue. जनता को रास्ता दिखाएं, देश को रास्ता दिखाएं भाई। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत ही सुंदर चर्चा हम लोगों ने की, और हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो भी इस मसले के ऊपर सोचें। और बहुत से दर्शकों ने जो लगातार मीडिया के संपर्क में रहते हैं, इस पत्र को पढ़ा भी होगा, सोचें। और हम लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, इन सवालों पे भी सोचें, और हम लोगों को भी अपने कमेंट से वाकिफ कराएं। और अगर उन्हें ये कार्यक्रम पसंद आया है नई परख का, तो वो इसे सब्सक्राइब भी करें। विनोद जी अक्सर मेरे साथ मिलकर नई परख के दर्शकों को संबोधित करते हैं, और हम लोगों के उनके विचार विनोद जी के नई परख के दर्शकों में बहुत लोकप्रिय हैं। अगर थोड़ी बहुत भी देर हो जाती है तो वहां से अपील आती है कि आप विनोद जी के साथ आजकल चर्चा नहीं कर रहे। तो मेरी सबसे अपील है कि ताकि विनोद जी का भी उत्साह बढ़े और मेरा भी उत्साह कायम रहे, और हम लोग जोशो खरोश के साथ सोशल मीडिया पर लोकतंत्र से संबंधित समस्याओं को उठाते रहें। इसलिए इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों से भी सिफारिश करें कि वो भी हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।